हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और इस चैप्टर का जो स्केलेटल सिस्टम वाला पोर्शन है वो हम पहले कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में। 2 दिन का यार मेरे को पता है ब्रेक हो गया है, हुआ नहीं है, मैंने जानबूझ के लिया था क्योंकि भाई स्क्रीन टाइम इतना है, नोट्स वीडियो और मेरी आंखें ऐसी हो गई हैं कि भाई थोड़ा ब्रेक अब देना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं कर पाएंगी, वो हालत हो गई है। मैं ज्यादा इसमें जाना नहीं चाहूंगा। तो 15-15 दिन में मैं 1-2 दिन का आंखों के लिए कंप्लीट स्क्रीन ऑफ का ब्रेक करता रहूंगा ताकि वो दोबारा 15 दिन के लिए चार्ज हो पाए। ये सीन है। वैसे रीति रिवाज के अनुसार गाने के साथ शुरुआत करनी थी, पर ठीक है भाई, आज 2 दिन का ब्रेक हो गया तो बिना गाने के शुरू करते हैं। तो भाई अपने चैप्टर का नाम ही क्या है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले अपने को इनकी डेफिनेशन जाननी पड़ेगी और डेफिनेशन को रटने की बजाय उनको समझा करो कि वो वर्ड बोल क्या रहा है। देखो, लोको से वर्ड आया लोकेशन, है ना। लोको से आया लोकेशन, मोशन मतलब चेंज हो गई है, मतलब लोकेशन जो है वो चेंज हो गई है। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं 1D मोशन 2D मोशन, मतलब लोकेशन चेंज हो गई है। तो लोकेशन चेंज हो गई है मतलब लोकोमोशन हुई है। और खाली मूवमेंट की बात करें, देखो अब मैं यहां इस कमरे में बैठा हूं, यहां से उठ के मैं बाहर चला जाऊं तो क्या मेरी लोकेशन चेंज हुई है? बिल्कुल हुई है, उसको लोकोमोशन बोल देंगे। और मूवमेंट देखो, अब देखो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, मैं यहीं बैठा हूं, मेरी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो ये लोकेशन चेंज नहीं हुई है, मतलब ये मूवमेंट तो बिल्कुल है ना। मैं अपनी उंगलियों की मूवमेंट करा रहा हूं, देखो ये मूवमेंट तो बिल्कुल है, बट ये लोकोमोशन नहीं है। बट अगर मेरे को इस कमरे से बाहर जाना हो, अपनी लोकेशन चेंज करनी हो, तो मेरे को अपने हाथों में, अपने पैरों में पूरी मूवमेंट करानी पड़ेगी, फिर मैं लोकोमोशन को रिजल्ट दे पाऊंगा। मतलब भाई इस कॉमन सेंस की बात से ये पता लग गया कि अगर मेरे को कोई भी लोकोमोशन करानी है, मतलब इस कमरे से उठ के अगर मेरे को बाहर जाना है, तो मेरे को अपनी बॉडी में मूवमेंट तो करानी ही पड़ेगी, उसके बिना हो ही नहीं सकता। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो सारी लोकोमोशन को मूवमेंट तो होना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, जाहिर सी बात है। ठीक है, और इधर बात करें कि सारी मूवमेंट लोकोमोशन है या नहीं, तो जाहिर सी बात है यार, मैंने अभी अभी बोला कि मैं ऐसे ऐसे अपनी उंगलियों को ऐसे मूवमेंट ऐसे ऐसे कर रहा हूं, अपने हाथ की मूवमेंट ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो इसमें मेरी कोई लोकेशन चेंज नहीं हो रही, बट मूवमेंट तो ये भी है, तो सारी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती है, बट लोकोमोशन सारी मूवमेंट होती है। ठीक है, अब देखो हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो 3 टाइप की मूवमेंट शो करती हैं, अमीबॉइड, सिलियरी, मस्कुलर। बारी बारी से बात करते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट की बात करें, देखो अमीबा किस तरीके से काम करता है, ये चीजें हम 5वीं 8वीं क्लास से देखना शुरू कर देते हैं, और वही चीज यहाँ पे रेप्लिकेट करनी है कि अपने ब्लड में जो मैक्रोफेजेस हैं, ल्यूकोसाइट हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं। देखो मान लीजिए ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, इस सेल को इसको निगल के फिर इसका काम तमाम करना है, तो इसको निगलेगी कैसे कि ये यहां पर देखो, मान लीजिए यहां पर ऐसी थी, ये सेल यहां कुछ ऐसी थी, तो इसको निगलने के लिए इसने झूठे हाथ पैर बना दिए हैं, झूठे हाथ पैर इसने बना दिए हैं कि इसको ऐसे ये अपने अंदर ले जा पाए। ठीक है, तो झूठे स्यूडो मतलब झूठे, पोडिया मतलब है ना कि हाथ पैर ही बना दिए हैं। और ये कैसे बनाए हैं कि ये भाई ऐसे सेल थी, ये क्या था, इसका प्रोटोप्लाज्म था, तो उस प्रोटोप्लाज्म को हिला हिला के, मतलब स्ट्रीमिंग कर करके कुछ ऐसे कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म करके, जैसे कि अमीबा में होता है। फिर से वही बात है, ये हमने पढ़ाई है ना बचपन में, तो ये एक लाइन याद रख लेना कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। अब देखो नेक्स्ट सिलियरी मूवमेंट, देखो यहां पर ये सीलियां हैं, ये भाई मूवमेंट कर रही हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रही हैं। ठीक है, एक तरीके से झाड़ू लगे हुए हैं और झाड़ू ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर कुछ फ्लूइड है, यहां पर कोई भी फ्लूइड है, इस फ्लूइड की अपने को मूवमेंट करानी है मान लीजिए, या फिर कोई पार्टिकल है, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में डस्ट पार्टिकल है, अब इस डस्ट पार्टिकल को ट्रेकिया से बाहर निकालना है, तो ये जो झाड़ू से लगे हुए हैं ये मूवमेंट करेंगे, और यहाँ जो फ्लूइड या पार्टिकल हैं उनकी मूवमेंट भी इन्हीं के साथ करवाते रहेंगे। अब ये प्रेजेंट कहां होगी? जाहिर सी बात है, ये झाड़ू ऐसे तो नहीं है ना हम बॉडी में कहीं भी लगा देंगे, जहां जरूरत होगी वहीं तो लगाएंगे। जैसे कि ट्रेकिया के अंदर डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना है, वहां लगा दिया, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में वहां फ्लूइड की मूवमेंट करानी है, वहां लगा दिया, फीमेल के अंदर ओवा की मूवमेंट करानी है, इन झाड़ुओं को वहां लगा दिया। अब देखो हमने यहां पर अमीबॉइड देख लिया, सिलियरी देख लिया, और अब आती है मस्कुलर मूवमेंट की बात। अब मस्कुलर जो मूवमेंट होती है उसी पर बेस्ड ये पूरा चैप्टर है, उसको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें मसल्स को पढ़ना पड़ेगा।
अब हम मसल्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले मसल के बारे में थोड़ी किताबी जानकारी ले लेते हैं कि मसल जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का टिश्यू है। एम फॉर मसल, एम फॉर मेसोडर्मल, थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। और कितना बॉडी वेट कंट्रीब्यूट करता है एक अडल्ट के अंदर, तो 40 to 50% वजन जो है किसी अडल्ट इंसान का मसल की वजह से होता है। मतलब अगर कोई 100 किलो का आदमी है तो उसका 40 से 50 किलो वजन किसकी वजह से होगा? मसल की वजह से होगा। अब मसल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ट्रिपल ईसी, एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है। अब लोकेशन, बेस्ड ऑन दियर लोकेशन, मसल कितने टाइप की है? 3 टाइप में डिवाइड कर दो, स्केलेटल या स्ट्राइटेड, विसरल या स्मूथ या नॉन स्ट्राइटेड, और कार्डियक मसल। अब नाम से ही पता लग रहा है स्ट्राइटेड मतलब इनमें स्ट्राइशंस जो हैं पाई जाएंगी, नॉन स्ट्राइटेड मतलब स्ट्राइशंस जो हैं नहीं पाई जाएंगी। देखो यहाँ पे ये स्ट्राइशन आपको दिख रही है ना, इसमें स्ट्राइशन दिख रही है, इसमें आपको कहीं स्ट्राइशन नहीं दिखेंगे। ठीक है। और यहां पर कार्डियक में भी देखो आपको स्ट्राइशन दिखाई दे रही है, तो इसमें भी स्ट्राइशन पाई जाएंगी। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का बात करें तो लोकेशन पे बेस्ड भी आप कर सकते हो कि स्केलेटल मसल जो होती हैं वो बोन्स, मेनली बोन से एसोसिएटेड होती हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में बोन है, तो मैं इसको जब चाहूं ऐसे ऐसे, है ना, मसल्स को, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करा सकता हूं। तो मतलब क्या है भाई? वॉलंटरी है, मेरी मर्जी से चल रही है। विसरल, स्मूथ या नॉन स्ट्राइटेड है। अब देखो विसरल मतलब अंदर वाले जो होलो विसरल ऑर्गन होंगे, जैसे एलिमेंट्री कैनाल अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में है, अपने स्टमक के अंदर जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो मसल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप चल रही है, मतलब इनवॉलंटरी है। ठीक है। कार्डियक की बात करें, हमारे दिल में हमने जब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो पढ़ा था ना हमारे हार्ट में मस्कुलेचर ही होता है मेनली। ठीक है। तो जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना मैं जब चाहूंगा अपना दिल धड़कने से रोक दूंगा ना, वो अपना काम ऑटोमेटिकली करता ही रहेगा, तो वो भी इनवॉलंटरी है और हार्ट में प्रेजेंट होती है ना। कहाँ कौन प्रेजेंट है नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है। अब इस चैप्टर में पूरे में अपने को मेनली इंटरेस्ट किसमें है? इसमें है, स्केलेटल मसल में अपने को इंटरेस्ट है। ठीक है। इसको हम मेनली पढ़ने वाले हैं। देखो स्केलेटल मसल कैसी दिखाई पड़ती है, ये देखो, ये एक स्केलेटल मसल है, ये एक स्केलेटल मसल है। अब देखो ये एक मसल है, और एक मसल के अंदर जब हमने झांक के देखा तो ये देखो बहुत सारे धागे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये धागे क्या है? मसल के अंदर क्या पाए जाएंगे? मसल बंडल्स पाए जाएंगे। मसल बंडल का ही दूसरा नाम है फेसिकल। ठीक है। अब देखो ये एक मसल बंडल, ये एक मसल बंडल, ये एक मसल बंडल, और ये आपस में जुड़े हुए हैं किससे? ये आपस में जुड़े हुए हैं एक कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको फेसिया बोल दिया जाता है। अब फेसिकल किससे जुड़े हुए हैं? फेसिया से जुड़े हुए हैं। फेसिया क्या है? कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू है, जो किसको? फेसिकल्स को, है ना, आपस में पकड़े हुए हैं। ठीक है। अब ये बहुत सारे फेसिकल्स हैं, बहुत सारे मसल बंडल है। हमने क्या किया? एक मसल बंडल को यहां से पकड़ के खींच दिया। अब एक मसल बंडल के अंदर जब हमने झांक के देखा तो इसके अंदर भी बहुत सारे धागे हैं। ठीक है। उन धागों को क्या बोला? मसल फाइबर या मसल सेल बोल दिया। अब हमने एक मसल फाइबर को या मसल सेल को पकड़ के खींच दिया। अब इसके अंदर जब झांक के देखा तो इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे धागे हैं। तो एक धागे को पकड़ के खींचा, उसको क्या बोल दिया, है ना, इनको क्या बोल रहे हैं? मायोफाइब्रिल। मतलब क्या है? मसल के अंदर मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर मसल सेल या मसल फाइबर, मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल पाए जाएंगे। और ये स्ट्रक्चर क्या है? इसी पर बेस ये आगे पूरा चैप्टर है। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखो ये मसल सेल है, ये मसल सेल है। तो जब हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वो वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो सेल के अंदर क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। तो जाहिर सी बात है ये सेल है, इसके अंदर भी ये सब कुछ होगा। तो मसल सेल के साइटोप्लाज्म को बोल देंगे सार्कोप्लाज्म। हर चीज के आगे सार्को लगा देना है। क्यों? क्योंकि यहां पर सार्कोमियर का लेना देना होगा। सार्कोमियर क्या होता है वो भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो भाई साइटोप्लाज्म मसल सेल का सार्कोप्लाज्म हो जाएगा, मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन सार्कोलेमा हो जाएगी, और मसल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। और साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम होता है, उसमें कैल्शियम भर भर के भरा होता है। ठीक है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे अपने काम आएगी, याद रखना कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारा कैल्शियम होता है, वो अपने आगे काम आना है।
अब सार्कोमियर क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सार्कोमियर कैसे बनता है वो आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और एक बात याद रखना, मसल सेल जो होती है सिंसिटियम कंडीशन में होती है। देखो जो सार्कोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है मसल सेल का, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। अब सिंसिटियम का तो आपको पता ही है ना, ये फंजाई में भी हम पढ़ते हैं कि भाई सेल डिवीजन नहीं है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस बहुत सारे हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर हैं। अब देखो इसी डायग्राम को जो हमने अभी देखा है, इसी डायग्राम को एक बार फिर से हम बना लेते हैं कि भाई मसल है, मसल के अंदर मसल बंडल है, मसल बंडल के अंदर क्या है? मसल सेल या मसल फाइबर है, और उसके अंदर मायोफाइब्रिल है। अब इसी पोर्शन को हम क्या है, अंदर ये दिख रहे हैं ना आपको, धारी धारी सी दिख रही है, इसी को हम जूम करके देखना चाहते हैं। इसको हमने जूम करके देखा तो अपने को क्या दिखाई दिया? देखो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे चलना है। देखो सबसे पहले अपने को दिखाई दिया क्या? जिगजैग लाइन है। देखो ये जिगजैग लाइन है। अब जेड फोर जिगजैग, जेड फोर जेड लाइन होगी, उसी से जिगजैग आया। ठीक है, तो इसको हमने जेड लाइन बोल दिया। और यहां पर भी देखो एक जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है, तो ये एक जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है, और दो जेड लाइन के बीच जो भी स्ट्रक्चर बन रही है उसी को सार्कोमियर बोल दिया। ठीक है, अब यहां पर एक जिगजैग लाइन है, अब यहां पे देखो साइड में यहां एक और जिगजैग लाइन आएगी, एक और सार्कोमियर बन जाएगा, इधर एक और जिगजैग लाइन आएगी, इधर एक और सार्कोमियर बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। तो दो जेड लाइन के बीच जो भी स्ट्रक्चर बन रही है उसी को सार्कोमियर बोल दिया गया है। अब उसके बीच में क्या क्या आएगा? देखो जिगजैग लाइन से ये ब्लू कलर का एक पतला पतला बोला है मैंने, थिन फिलामेंट अटैच है। देखो ये थिन फिलामेंट, थिन थिन थिन, और यहां पे भी देखो ये भी ये भी ये भी ये भी, और इधर भी सेम चलेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो इसको क्या बोला है हमने? एक्टिन बोला है। एक्टिन क्या है? जेड लाइन से अटैच है और थिन पतला फिलामेंट है। और बीच में अगर आप देखोगे तो रेड कलर का एक मोटा यानी थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। देखो ये थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, इसको हमने मायोसिन बोला है। तो एक्टिन थिन फिलामेंट है, मायोसिन थिक फिलामेंट है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब M4 मायोसिन, M4 एम लाइन, मतलब मायोसिन के ठीक बीच से आपको क्या गुजार देनी है? एम लाइन गुजार देनी है। ठीक है, अब यहां पर बैंड्स की बात करें तो देखो एच जोन क्या होगा? एच जोन सिर्फ और सिर्फ आपको मायोसिन चाहिए। अगर मैं बोल दूं सिर्फ और सिर्फ आपको मायोसिन चाहिए, आपको थोड़ा भी एक्टिन नहीं चाहिए, वो एच जोन हो जाएगा। ए बैंड क्या होगा कि मेरे को पूरा मायोसिन चाहिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता एक्टिन आए या ना आए, मेरे को पूरा मायोसिन चाहिए, ये हो जाएगा अपना ए बैंड। ठीक है, अब आई बैंड की बात करें कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक्टिन चाहिए। देखो सेम यहां से भी मायोसिन आएगा ना, सेम ये वाला मायोसिन यहां से भी तो आएगा, ऐसे ऐसे। तो मेरे को अगर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन चाहिए, मुझे थोड़ा भी मायोसिन नहीं चाहिए, वो हो जाएगा आई बैंड। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं ये आधा आई बैंड है और इधर ये आधा आई बैंड है? ये सार्कोमियर में काम आएगा। ठीक है, अब देखो आपसे पूछ लिया जाए, आपको ए बैंड पता चल गया, आपको आई बैंड पता चल गया, आपसे पूछ लिया जाए सार्कोमियर के अंदर क्या क्या आता है, क्यों आप बोल सकते हो कि यहां से यहां अगर सार्कोमियर है तो ए का पूरा ए बैंड आ जाएगा सार्कोमियर के अंदर, और ये क्या है? आधा आई बैंड। पूरा आई बैंड तो ये था ना, ये आधा आई बैंड इधर, आधा आई है बैंड इधर। ये सार्कोमियर में आता है कि एक पूरा ए बैंड, आधा आई बैंड प्लस आधा आई बैंड, ये पूरा क्या बन जाएगा? एक सार्कोमियर बन जाएगा। ठीक है, अब ये नाम कहां से आया? ए नाम कहां से आया? तो ए नाम आया अनआइसोट्रोपिक से, और आई नाम कहां से आया? ये आया आइसोट्रोपिक से। ठीक है, अब देखो आपको बोल दिया जाता है, किताब में लिखा हुआ है कि ए बैंड जो होता है ना वो क्या है? डार्क बैंड उसको बोलते हैं, और आई बैंड को हम लाइट बैंड बोलते हैं। उसका रीजन सिंपल सिंपल सा है। देखो ए बैंड को डार्क किस लिए बोलते हैं? क्योंकि वो डार्क दिखाई देता है। वो डार्क क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ए बैंड में ये मोटा थिक मायोसिन आ रहा है, इसलिए वो डार्क दिखाई देता है। आई बैंड लाइट क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें थिक वाला मायोसिन है ही नहीं उसमें, है ना, पतले पतले एक्टिन आ रहे हैं सिर्फ, तो वो लाइट दिखाई देता है ना। इतनी सी बात है। और इसकी ट्रिक क्या है? सेकंड लेक्चर देख लिया करो। देखो ए आ रहा है, ए बैंड हो गया, आई आ रहा है तो ये आई बैंड हो गया, है ना। इसी से ट्रिक भी थोड़ी आपको याद रह जाएगी। इतनी बातें क्लियर है? हाँ, पर एक बात ध्यान रखना कि आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, मायोसिन नहीं है। बट ए बैंड में एक्टिन भी है और मायोसिन भी है ना। मैंने क्या बोला था? पूरा मायोसिन लेना है। एच जोन में सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सार्कोमियर में क्या क्या आएगा ये हम कर चुके हैं। ठीक है, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे है? असल में मसल कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे है? देखो ये मायोसिन है ना, मायोसिन के ऊपर ऐसे हेड लगे होते हैं, है ना। मायोसिन हेड जिनको बोलते हैं, इधर ऐसे हैं,
इधर ऐसे हैं, ठीक है। अब ये हेड कहां बाइंड हो जाएंगे, ये एक्टिन पे बाइंड हो जाएंगे, ये एक्टिन पे बाइंड हो जाएंगे और ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे, ये इस डायरेक्शन में खींचेंगे, है ना। तो चीजें इस तरफ ऐसे आएंगी, मतलब क्या है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, है ना, कि इसको एक्टिन को इस डायरेक्शन में खींचा, इसको इस डायरेक्शन में, चीजें ऐसी बन जाएंगी, है ना। नॉर्मल मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी आगे डिटेल में करेंगे। कि यहां पर मायोसिन का हेड लगा हुआ है, यहां पर मायोसिन का हेड लगा हुआ है, यहां पर मायोसिन का हेड, मायोसिन का हेड, ठीक है। अब ये मायोसिन के हेड जो है जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इसको इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, इसको इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों आपस में क्या है, पास आ जाएंगे, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब ऐसी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि भाई सार्कोमियर की लेंथ रिड्यूस हुई या नहीं हुई, ए बैंड की लेंथ कितनी हुई, आई बैंड की लेंथ कितनी हुई, वो सब सवाल आएंगे। तो इन सब सवालों के लिए एक इतनी प्यारी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, देखो। ये आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि किसकी लेंथ रिड्यूस हुई और किसकी लेंथ सेम रही। तो देखो, जो आपकी मां है वो हमेशा सेम रहती है, मां हमेशा सेम रहती है, कि किसी का बच्चा सक्सेसफुल हो ना हो, है ना, नीट आईआईटी कुछ हो ना हो, मां की फीलिंग्स हमेशा सेम रहती है। एम ए मां सेम रहती है, मतलब एम ए मायोसिन एक्टिन ए बैंड ये हमेशा सेम रहेंगे कॉन्ट्रैक्शन के बाद या कॉन्ट्रैक्शन से पहले। तो बच्चे कौन से, सार्कोमियर आई बैंड, इनकी लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, मां हमेशा सेम रहेगी, इनकी लेंथ सेम रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अपने को देखो इनके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि ये एक्टिन मायोसिन जो हमने देख लिया है, थिन थिक फिलामेंट, इनके बारे में अपने को जानकारी लेनी पड़ेगी। अब देखो हम एक्टिन पढ़ने वाले हैं और एक्टिन के बाद हम मायोसिन के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो एक्टिन आखिरकार बनता कैसे है, देखो अभी यहां पर जो ब्राउन वाला धागा है ना, और ये जो आपको बैंगनी कलर के दिख रहे हैं चीनी के दाने दाने, इसको आप भूल जाओ, सिर्फ ग्रीन वाले पोर्शन पे ये जो मोती हैं सिर्फ इस पे ध्यान दो, है ना। और अभी के लिए हम इसी को एक्टिन बोल के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई, एक मोती था जिसको बोल दिया जी एक्टिन, जी कहां से आया, ग्लोबुलर एक्टिन। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे मोती लेके मैंने क्या कर दिया, पॉलीमराइजेशन कर दी, है ना, इसकी पॉलीमराइजेशन कर दी और ये कैसी बन जाएगी, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हमने एफ एक्टिन बोल दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे मोतियों को मैंने जोड़ दिया, मतलब बहुत सारे जी एक्टिन को बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन की अगर पॉलीमराइजेशन कर दी जाए तो कुछ ऐसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हमने एफ एक्टिन बोल दिया, फिलामेंटस एक्टिन बोल दिया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे दो एफेक्टिन लेके मैंने आपस में उनको ऐसे लपेट दिया। तो यहां पे सिर्फ ग्रीन वाले पोर्शन पे आप ध्यान दो, तो ऐसा लग रहा है ना, देखने में भी लग रहा है कि दो ऐसे ऐसे एफेक्टिन लिए और आपस में उनको लपेट दिया, ठीक है। तो ये तो बन गया अपना अभी के लिए भाई क्या है, एक्टिन बन गया, कि हेलिकली उनको बाइंड कर दिया। हम एक्टिन की अब असल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं कि एक्टिन तो था ही, ये फिलामेंटस एक्टिन तो था ही, अब इसके ऊपर क्या है, एक ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ना, ये मैंने बनाया है, ये धागा, है ना, कि थ्रू आउट द लेंथ, कि ये अगर एक्टिन की लेंथ है, कि थ्रू आउट द लेंथ एक धागा लिपटा हुआ है जिसको ट्रोपोमायोसिन बोला है। देखो ये ट्रोपोमायोसिन, मैंने क्या बोला, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एफ एक्टिन, पूरा उसकी लेंथ पे लिपटा हुआ है, ठीक है, उसके साथ साथ चल रहा है एक तरीके से, ठीक है। अब यहां पर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कहीं कहीं पे, मैंने यहां पर थ्रू आउट वर्ड यूज किया, मैंने क्या बोला, कहीं कहीं पे, मतलब एनसीईआरटी क्या वर्ड यूज करती है, एट रेगुलर इंटरवल्स, कहीं कहीं पे किसके ऊपर, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ऐसे 3 चीनी के दाने लगे हुए हैं, है ना। अब 3 चीनी के दानों को मिला के मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रोपोनिन बोल रहा हूं। 3 चीनी के दाने यहां चिपक गए हैं, 3 चीनी के दाने यहां चिपक गए हैं, 3 चीनी के दाने यहां चिपक गए हैं। इतनी बातें अपने को समझ में आ रही हैं। अब मैंने 3 ही दाने क्यों बोला, इसका भी रीजन है कि भाई अगर ये एक ट्रोपोनिन है तो इसके अंदर 3 सब यूनिट हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। अब इनका फंक्शन क्या होता है, देखो याद करो मैंने क्या बोला था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे कैल्शियम होते हैं, तो वो कैल्शियम आके कहां बाइंड कर लेते हैं, मान लेते हैं इस वाली यूनिट पे कैल्शियम बाइंड करेंगे, तो इसको हमने कैल्शियम वाली यूनिट बोल दिया, ठीक है। अब ये वाली जो यूनिट है ये किससे बाइंड कर रही है ना, ट्रोपोमायोसिन से बाइंड तो करना ही है, तो ये वाली यूनिट ट्रोपोमायोसिन से बाइंड कर रही है, तो इसको हमने ट्रोपोमायोसिन वाली यूनिट बोल दिया। अब ये वाली यूनिट क्या कर रही है, देखो हमने अभी अभी किया था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए होना क्या है, देखो
नीचे वाले डायग्राम में बताता हूं आपको कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए होना क्या है कि यहां से मायोसिन के हेड होंगे जो किसके साथ बाइंड करेंगे, एक्टिन के साथ बाइंड करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, क्या पढ़ रहे हैं हम, एक्टिन ही तो पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टिन और मायोसिन का बाइंड होना, इनका जुड़ना बहुत जरूरी है। बट ये इतना आसान नहीं है, इस पे भी कुछ गड़बड़ी होती है, इस पे भी कुछ गड़बड़ी होती है। ठीक है, देखो यहीं पर है पूरा जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सब कुछ है ना, यहीं पर समझ में आ जाएगी। यहां पर थोड़ा ध्यान दे लेना। देखो एक गड़बड़ी एक्टिन पे पाई जाएगी, एक गड़बड़ी मायोसिन पे पाई जाएगी, है ना। दोनों की एक एक गड़बड़ी है, वो हटा दे तो ये आपस में क्या है, फिर बाइंड कर जाएंगे और उसी से मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। पहले हम एक्टिन की गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। हमने अभी अभी देखा एक्टिन के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, ट्रोपोनिन प्रेजेंट होंगे। तो ट्रोपोनिन की जो एक सब यूनिट होती है, वो यहां पर जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर, मायोसिन के हेड की जो बाइंडिंग साइट है उसको वो ढक के रखती है। ढक के रखती है मतलब उसकी मास्किंग, उसके ऊपर मास्क लगा के रखती है। मतलब जब तक यहां पर ट्रोपोनिन खड़ा है ना ऐसे, वो उसकी साइड को मास्क किए हुए छुपाए हुए है, तब तक ये हेड, मायोसिन का हेड यहां बाइंड नहीं कर पाएगा। पहली बात है। अब वो हटेगी कैसे, हमने बात की थी कि कैल्शियम होता है कहां, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वहां से जब कैल्शियम आएगा वो ट्रोपोनिन की उस यूनिट पे बाइंड करेगा, तो वहां से वो उसका कवर जो है वो ढका हुआ है वो हटा देगा, फिर यहां से ये बाइंड कर सकता है। तो एक्टिन की दिक्कत तो हमने समझ ली क्या है ना, कि कैल्शियम से कैल्शियम आएगा, ट्रोपोनिन की सब यूनिट पे बाइंड करेगा, वहां से वो मास्किंग हटा देगा। तो एक्टिन पे अगर यहां पर एक्सपोज हो चुकी है अब साइट, बाइंडिंग साइट किसके लिए, मायोसिन के हेड के लिए, तो बाइंड कर जाएगा। तो ये तो हो गई भाई एक्टिन वाली दिक्कत बाइंडिंग के लिए। अब बात करते हैं मायोसिन की क्या दिक्कत है। तो मायोसिन के पास क्या होता है, एटीपी होता है, एटीपी होता है। ठीक है, तो जब तक ये एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं होगा एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जब तक ये एटीपी मायोसिन के ऊपर जो है ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, तब तक बाइंडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अपने को दोनों मुद्दे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये बात, क्योंकि भाई अगर ये बात समझ लोगे तो आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन का गेम कुछ भी नहीं है, खेल लगेगा। ये समझ लो कि मैंने क्या बोला, बाइंडिंग करवानी है किसकी, एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग करवानी है, ये हर बच्चे को पता है। अब एक दिक्कत एक्टिन पे है, एक दिक्कत मायोसिन पे है ना। एक्टिन पे क्या दिक्कत है कि एक्टिन देखो यहां पर मायोसिन का हेड है, उसको यहां बाइंड करना है कि यहां उसकी बाइंडिंग साइट है। अब इस बाइंडिंग साइट को छुपा कर रखा है किसने, ट्रोपोनिन ने छुपा के रखा है। मतलब ट्रोपोनिन को यहां से थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। अब ट्रोपोनिन को यहां से हिलाने के लिए कौन आएगा, कैल्शियम आएगा। कहां से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कैसे आएगा वो आगे बताऊंगा। कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा तो वो अनमास्किंग हो जाएगी और यहां से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, ये तो होगी एक्टिन वाली बात। मायोसिन पे क्या दिक्कत है कि मायोसिन के पास क्या होता है, एटीपी होता है। अब जब तक ये एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं होगा तब तक ये इससे बाइंड नहीं कर सकता। यही खेल अपने को पूरे चैप्टर में खेलना है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यही भाई वो ट्रोपोनिन की 3 यूनिट होगी। मैंने क्या बोला था, एक यूनिट इसकी एक सब यूनिट होगी जो कैल्शियम से बाइंड करेगी, तो उसको टीपीसी बोल दिया, सी फॉर कैल्शियम, है ना। एक क्या होगी भाई, वही मास्किंग करेगी, जो एक्टिव साइट फॉर मायोसिन है उसको, है ना, मास्क करेगी, तो इसको आई बोल दिया कि इनहिबिटर, मतलब इनहिबिट कर रही है किसको, बाइंडिंग को। ठीक है, एक ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करेगी नीचे, उसको ट्रोपो, है ना, टीपीटी बोल दिया कि टी फॉर ट्रोपोमायोसिन, है ना, ये वाली मैंने बोला था। ठीक है, तो 3 सब यूनिट होगी। ये सारी डेफिनेशन अब हो जाएंगी कि भाई रेगुलर इंटरवल पे होता है, ये थ्रू आउट द लेंथ होता है, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अब हम मायोसिन की स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। अब यहां पर एक बहुत प्यारा पॉइंट यहीं पर याद रखना कि चाहे एक्टिन हो चाहे मायोसिन हो, दोनों क्या है, पॉलीमर है। ये किस चीज का पॉलीमर है, इसका पॉलीमर है। देखो यहां पे वर्ड भी यूज किया, पॉलीमराइजेशन, एनसीईआरटी लिखती भी है। और ये किस चीज का पॉलीमर है, मायोसिन, ये मिरोमायोसिन का पॉलीमर है। मिरोमायोसिन कैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब मिरोमायोसिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से समझो कि मिरोमायोसिन में 2 पोर्शन में डिवाइड कर दो कि एक तो क्रोसाम हो गया, एक टेल होगी, है ना। क्रोसाम कौन सा बन गया, ये अपना क्रोसाम बन गया, और ये क्या बन गई, ट्रेल बन गई। ठीक है, अब टेल देखो
हल्की सी दिखाई दे रही है तो इसको लाइट मीरोमायोसिन बोल दिया। और देखो एक क्रोसाम देखो थोड़ा भारी सा दिखाई दे रहा है, भारी सा दिखाई दे रहा है, इसको हैवी मीरोमायोसिन बोल दिया। अब क्रोसाम में देखा तो दो चीजें दिखाई दी कि ये देखो इसकी गर्दन नेक जैसा है, ये शॉर्ट आर्म हो गया, और ये तो देखने से ही पता लग रहा है कि क्या है, हेड है, ये हेड हो गया। ठीक है, फिर से करते हैं एक बार कि ये पूरा मीरोमायोसिन है अगर, तो इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दो कि ये तो हो गया भाई क्रोसाम जो हैवी हैवी दिखाई दे रहा है, तो इसको हैवी मीरोमायोसिन, अबे कहां गया, हाँ इसको हैवी मीरोमायोसिन बोल दिया, HMM हैवी मीरोमायोसिन, है ना, कि इसमें भाई हेड भी है, इसमें शॉर्ट आर्म देखो हैवी हैवी सा दिखाई दे रहा है। और इधर टेल की बात करें तो ये हल्की सी दिखाई दे रही है, इसको उसका लाइट मीरोमायोसिन बोल दिया। ठीक है, और क्रोसाम में भी जब देखा कि ये तो भाई हेड वाला पोर्शन है और ये भाई नेक गर्दन जो है शॉर्ट आर्म वाला पोर्शन है। अब हेड पे दिखाई दिया अपने को क्या, दो चीजें, कि एक तो भाई जाहिर सी बात है मायोसिन को किसके साथ बाइंड करना है, एक्टिन के साथ, मतलब एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी। एक मैं बार बार आपको बोला था कि एटीपी का चक्कर आएगा तो एटीपी बाइंडिंग साइट होगी। अब देखो भाई हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना चाहते हैं और मैं एक एक स्ट्रक्चर समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, आराम से चलते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहां पर ऐसे ये मूवमेंट कराई मैंने, ठीक है, मैं हैंड की अपने की मूवमेंट करा रहा हूं ऐसे, तो जाहिर सी बात है मेरे ब्रेन ने ही सिग्नल दिया होगा कि भाई ऐसे वीडियो में तेरे को समझाना है तो थोड़ा ऐसे मूवमेंट करा के दिखा। ठीक है, तो मेरे ब्रेन ने यहां पर मेरे हाथ तक ऐसे सिग्नल दिया, ऐसे सिग्नल दिया, मेरे हाथ में क्या थी, मसल थी, है ना, तो इसी पोर्शन को यहां से हमने जूम करके अगर देखा तो देखो ये मेरे नर्वस सिस्टम का पार्ट था कि यहां से सिग्नल आया, यहां से सिग्नल आया कुछ इस तरीके से। ठीक है, और कहां तक आया, ये मेरी मसल से यहां पे सिग्नल आया, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये मस्कुलर पार्ट है, ये नर्वस पार्ट है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहां पर बन रहा है। और इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, ये नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में भी आएगा। ठीक है, तो भाई इसको जूम करके देख लेते हैं। ये अपनी साइनेप्टिक नोब आ गई है, ये साइनेप्टिक नोब आ गई है, जिसमें यहां पर क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल यहां पर अपने प्रेजेंट है। और साइनेप्टिक वेसिकल में क्या प्रेजेंट है भाई, बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है ना, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। अब होगा क्या, ये वेसिकल जो है ये बर्स्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज हो जाएगा। अब यहां की स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं, फिर समझेंगे क्या हो रहा है। देखो ये क्या है, अपनी सार्कोलेमा है। सार्कोलेमा मतलब ये मसल सेल की मेम्ब्रेन है। ये एक सेल इमेजिन करो कि ये सेल की मेम्ब्रेन है जो यहां पर अंदर फोल्ड हो गई है, और इस फोल्ड को क्या बोल दिया जाता है, टी ट्यूब्यूल बोल दिया जाता है। ठीक है, इसको एक नॉर्मल सेल कंसीडर करो कि ये सेल के अंदर बातें चल रही हैं, ये सेल के अंदर बातें चल रही हैं, और ये सेल की मेम्ब्रेन है, कौन सी सेल की, मसल सेल की, जिसको सार्कोलेमा बोल दिया गया है। ठीक है, और ये यहां पर आके ऐसे अंदर फोल्ड हो रही है, और इस फोल्ड को क्या बोला है, टी ट्यूब्यूल बोला है। ठीक है, अब मसल सेल की जो मेम्ब्रेन सार्कोलेमा है उसमें रिसेप्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर किसके लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। अब जो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ था वो इस रिसेप्टर से क्या है, अब बाइंड कर जाएगा। अब इसके बाइंड होते ही होगा क्या, सोडियम आयन के जो चैनल हैं वो खुल जाएंगे। अब ये देखो ये कॉमन सी बात है, ये मोटर एंड प्लेट है जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोला गया है, इसमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, सोडियम आयन के चैनल खुल गए, तो यहां पर सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल ऐसे ट्रेवल करेगा, ऐसे ट्रेवल करेगा, और ये टी ट्यूब्यूल के थ्रू ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर टी ट्यूब्यूल के पास में क्या प्रेजेंट है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, किसका, मसल सेल का। अब मैंने आपको बोला था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारा क्या भरा हुआ है, कैल्शियम भरा हुआ है। अब ये जैसे ही यहां एक्शन पोटेंशियल पहुंचा तो इसने इसको एक तरीके से झटका दिया। अब इसके झटके मिलने से क्या होगा, यहां से ये कैल्शियम कहां रिलीज हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म क्या है, देखो किसी भी सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, तो सार्कोप्लाज्म मसल सेल का साइटोप्लाज्म है। अब ये कैल्शियम रिलीज हो गया तो कैल्शियम कहां बाइंड करेगा, वही चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये ट्रोपोनिन की सब यूनिट से बाइंड करेगा, है ना। करना क्या है, अनमास्किंग करनी है, किसके लिए, कि मायोसिन का हेड एक्टिन से बाइंड करना चाहता है, ट्रोपोनिन उसको बाइंड नहीं करने दे रहा था, तो क्या है, कैल्शियम ने वो काम करवा दिया, ट्रोपोनिन को वहां से हटवा दिया, तो वो अब बाइंड कर सकते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं भाई, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन बोलते हैं। और यही बातें यहां पर सारी लिखी गई है, वही बातें लिखी गई है।
ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी। अब ये बातें भाई मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए कि नोट्स डायरेक्ट पढ़ के आप समझ पाओ, वही बातें हैं। मैंने क्या बोला था, एक दिक्कत प्रॉब्लम ऑन एक्टिन, प्रॉब्लम ऑन मायोसिन की, एक दिक्कत एक्टिन पे होगी, एक मायोसिन पे होगी। एक्टिन पे कौन सी दिक्कत होगी भाई, ट्रोपोनिन वाली होगी, उसको कौन सोल्व कर देगा, कैल्शियम बाइंड करके सोल्व कर देगा। और मायोसिन पे दिक्कत एटीपी वाली होगी, वो कैसे सोल्व होगी, एटीपी की हाइड्रोलिसिस करा दो एडीपी फॉस्फेट में। ठीक है, ये दिक्कतें हम बात कर चुके हैं कि ये दिक्कतें अगर हट जाएं तो बाइंडिंग हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और मजे की बात पता है क्या है, जो हमने अब तक पढ़ा है ना वही इसमें है, और कुछ नया इसमें है ही नहीं, है ना। अब इसका नाम देख के, डायग्राम देख के, ये एटीपी वेटीपी देखते ऐसे ही डरते रहते हो, है ना। कुछ भी नहीं है, जो अब तक पढ़ा है वही इसमें एक बार रिपीट करना है। देखो, है क्या, वही चीजें हैं कि यहां पर देखो भाई, इन दोनों की एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग नहीं हुई है, कि ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब ब्रेकिंग वर्ड यहां पे इसलिए कर दिया क्योंकि साइकिल चल रही है ना, तो यहां से ब्रेकिंग से ही पढ़ते हैं कि मतलब क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन यहां नहीं हो पा रही है। ये देखो, आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रहे हैं, वही दिक्कतें हैं कि हमने बात की है अब तक। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, एक्टिन पे एक दिक्कत है किसकी, ट्रोपोनिन वाली, मायोसिन पे दिक्कत है एटीपी वाली, मतलब नो बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं हो पा रही है। अब करें क्या इस बाइंडिंग को ठीक करने के लिए, तो एक्टिन की दिक्कतों पे भी हमने को काम करना पड़ेगा, मायोसिन की दिक्कतों पे भी। तो एक्टिन की दिक्कतों पे काम अपने को कैसे करना है कि कैल्शियम आएगा, ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाएगा और रिमूव मास्किंग, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। और मायोसिन की दिक्कतें कैसे ठीक होंगी कि एटीपी देखो, एटीपी जो है वो एडीपी फॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट में क्या है, हाइड्रोलाइज हो चुका है, तो ये मायोसिन की दिक्कतें हैं। मतलब ये दिक्कतें हम सॉल्व करने लग गए हैं, तो बाइंडिंग इन प्रोसेस की बाइंडिंग अब भाई होने वाली है, होने जा रही है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, देखो होगा क्या, अब ये दिक्कतें सॉल्व होने के बाद होगा क्या, मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ देखो यहां पर बाइंड कर चुका है, बहुत खुशी की बात है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बोलते हैं, कि भाई क्रॉस ब्रिज बन चुका है। ये बातें हम पहले कर भी चुके हैं कि ये दोनों आपस में बाइंड हो चुके हैं। अब एक बार याद करो, इन दोनों की बाइंडिंग हमने कराई क्यों थी, मकसद क्यों था। ऐसा तो नहीं है ना कि ये इससे प्यार करता है बस मिलवा देते हैं, ये तो हमारा मकसद नहीं है ना। हमारा मकसद है मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना। और मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगी, जब ये मायोसिन का हेड एक्टिन से बाइंड करेगा, तो ये एक्टिन को ऐसे खींचेगा, है ना, हमने पहले ही बात कर चुके ना, इसको ऐसे खींचेगा। जब सार्कोमियर की लेंथ छोटी हुई थी तो कुछ तो खिंचाव हुआ था ना, पुलिंग हुई थी। ठीक है, तो ये बात अपने को करनी है, मेन टारगेट अपना ये है। अब ये खिंचाव होगा कैसे, ये फोर्स कहां से जनरेट होगा, देखो ये यहां पर एडीपी फॉस्फोर, ये एटीपी जो अपना हाइड्रोलाइज हो चुका है, यानी कि एडीपी है, फॉस्फेट है, ये यहां पर पड़े हुए हैं। अब ये वाला जो माल मसाला है, ये एडीपी फॉस्फेट, ये वाला जो माल मसाला है, जब ये बाहर निकलेगा, इसको जब हम बाहर फेंकेंगे, तो मायोसिन को एक झटका लगेगा, मायोसिन को एक झटका लगेगा। तो उस झटके की वजह से देखो, इस माल मसाले को जब हमने बाहर फेंका तो मायोसिन को एक झटका लगा। अब इसको झटका लगा तो ये इससे बाइंड कर चुका है, तो जाहिर सी बात है एक्टिन को भी झटका लगेगा, तो एक्टिन का खिंचाव होगा, पुलिंग होगी, है ना। अब अगर मैं यहां से ऐसे ग्राफ के फॉर्म में बनाऊं इसको, कि यहां से ग्राफ खींचूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये नेट एक्टिन की पुलिंग है। यहां पर इसने, मायोसिन ने एक्टिन को खींच दिया है, और इसी को क्या बोला है हमने, स्लाइडिंग बोल दिया है, कि स्लाइड कर रहा है, एक्टिन स्लाइड्स ओवर दी मायोसिन, इसी को बोल दिया है स्लाइड या रोटेशन, मतलब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये अपनी बनके तैयार है, कुछ भी याद नहीं किया, वही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बेस एक ही चीज को बनाओ, एक भी टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होगी कि एक्टिन पे एक दिक्कत है, मायोसिन पे एक दिक्कत है, उन दोनों दिक्कतों को सोल्व करना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब देखो भाई, ये कुछ नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं कि आप बार बार उसकी रिपीटेड एक्टिवेशन करते रहोगे। अब जाहिर सी बात है यार, किसी मसल से आप काम लेते रहोगे, काम लेते रहोगे, एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा वो थक जाएगी, तो उसके रीजन लिखे हुए हैं कि भाई ग्लाइकोजन का अनएरोबिक ब्रेकडाउन हो जाता है, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिससे फटीग हो जाता है। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई जैसे हीमोग्लोबिन था ना, हम आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं, लाल कलर का था हीमोग्लोबिन भी, वैसे ही एक मायोग्लोबिन होता है। देखो, मायो मतलब मसल में आ गया है ना, तो ये मसल का पिगमेंट है। कैसा है कि रेड कलर का है, रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग
पिगमेंट है। बिल्कुल हीमोग्लोबिन की तरह इसको याद रखो। हीमोग्लोबिन की क्या है? रेड कलर का ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला है। ये भी रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है। तो मायोग्लोबिन किसमें कितना प्रेजेंट होगा उसी के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब देखो जाहिर सी बात है, मायोग्लोबिन कैसे कलर का है? रेड कलर का है। तो ऐसी मसल्स जिनके पास मायोग्लोबिन ज्यादा होगा तो वो रेड कलर की दिखाई पड़ेंगी, और ऐसी मसल जिनके पास मायोग्लोबिन कम होगा तो वो रेड नहीं, कैसी व्हाइटिश व्हाइटिश दिखाई पड़ेंगी। तो उसी के बेस पे ये पूरा बेस्ड है कि भाई रेड फाइबर उनको बोल दिया है कि जिनमें मायोग्लोबिन ज्यादा होगा क्योंकि लाल कलर का है। व्हाइट फाइबर मायोग्लोबिन जिनमें कम होगा तो व्हाइट दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, कलर की बात हमने कर ली है कि रेड या पेल या व्हाइटिश वो दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन स्टोरिंग है, तो जिसमें मायोग्लोबिन ज्यादा होगा वो एरोबिक होगी, वो अनएरोबिक होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यार ऑक्सीजन का तो काम अपने को क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया से तो लेना देना है ना। ऑक्सीजन का सीधा सीधा लेना देना माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ये बात हमेशा याद रखना। मतलब जहां पर ऑक्सीजन का लेना देना है एरोबिक है, वहां माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे और ये कम होंगे। ठीक है, अब देखो सारी ही चीजें इसमें तो नहीं ज्यादा कर सकते ना कि मायोग्लोबिन भी इसमें ज्यादा, एरोबिक भी ये है, ऑक्सीजन भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें ज्यादा, एक आधी चीज तो इसको भी दे दो। तो ऐसे याद रख लेना कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाई इसको ज्यादा दे देते हैं ना, बिना बात पे बुरा मान जाएगी, सारी चीजें उसको पकड़ा दी है। ठीक है, अब ये भाई एरोबिक वाली जो मसल होती हैं ये स्लो रेट और लॉन्गर पीरियड ऐसे काम करती हैं। मतलब एक मैराथन रनर को देखा होगा कि वो कम स्पीड पे भागता है पर वो है ना 30-30 40-40 किलोमीटर भागता हुआ चला जाता है। बट एक स्प्रिंट रनर जैसे उसेन बोल्ट है कि भाई भागेगा 10 ही सेकंड पर इतनी तेजी से भागेगा ना, मतलब चीते को भी पीछे छोड़ देगा। तो वो वाले कि फास्ट रेट है और शॉर्टर पीरियड कम टाइम के लिए। ठीक है, तो ये इनका यूज है। तो भाई स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ ही चुके हैं पहले ही, तो ये चैप्टर भी अपना यहां पर कंप्लीट होता है।